Morning class 7, this is your SST class and today we are going to continue our chapter number 2, that is biodiversity and landscapes. Kids, previous class में हमने पढ़ा था about various kinds of land forms. ठीक है, लैंड फॉर्म्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर में. लैंड फॉर्म्स क्या होती हैं? जो भू आकृतियाँ होती हैं, यानी अलग अलग तरह की जो ज़मीन हमें दिखाई देती है, कहीं से ऊंची, कहीं से नीची, कहीं पहाड़ होते हैं तो कहीं वैलीज होती है, इसे हम कहते हैं लैंड फॉर्म्स. तो हमने मेजर जो लैंड फॉर्म्स थे हमारे, उनके नेम्स देखे. कौन कौन से लैंड फॉर्म्स हैं हमारे अर्थ के ऊपर? माउंटेन्स है, प्लेटोज़ है, प्लेन्स है और आइलैंड है और कोस्टल एरियाज़ हैं. ठीक है, सो ये सब जो होते हैं ये हमारे लैंड फॉर्म्स कहलाते हैं. अब हमने इसमें 2 पॉइंट क्लियर कर लिए हैं अपने. फर्स्ट हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था. डू यू रिमेंबर? सबसे ऊंची माउंटेन कौन सी थी? वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक वाली जो माउंटेन है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, राइट. इसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट द प्लेटोज. प्लेटोज क्या होते हैं? जो माउंटेन्स जैसे तो होते हैं, यानी वो ज़मीन से ऊंचाई पर तो होते हैं, उनकी हाइट होती है, लेकिन उनका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है. उस पर पीक नहीं होती, चोटी नहीं होती, एकदम फ्लैट सरफेस होता है ऊपर जाकर. जैसे अगर हम पहाड़ को आधा कट कर दें, ठीक है, किसी भी माउंटेन को हम हाफ में कट कर दें तो क्या होगा? ऊपर वाला हिस्सा एकदम फ्लैट हो जाएगा. उसी तरह से होते हैं हमारे प्लेटोज. तो हमने प्लेटोज़ के बारे में भी पढ़ा था. यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर पिक्चर आपको शो हो रही है. ये है वेस्टर्न प्लेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, प्लेन्स. प्लेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे. प्लेन्स का मतलब होता है समतल ज़मीन. सो प्लेन्स आर लो लाइंग एंड फ्लैट सरफेस ऑफ द लैंड. प्लेन्स क्या होते हैं? ज़मीन के लो लाइंग एरियाज होते हैं, यानी हाइट पर नहीं होते हैं, वो नीचे ही होते हैं और बिल्कुल फ्लैट सरफेस होता है, एकदम समतल ज़मीन होती है. मोस्ट ऑफ द प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट ब्राउट डाउन बाय रिवर्स. सो जो ज़्यादातर प्लेन्स होते हैं वो किस वजह से फॉर्म होते हैं? वो फॉर्म होते हैं डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट, जो कि रिवर्स अपने साथ लेकर आती हैं. सेडिमेंट्स उनका डिपोजिशन की वजह से, जो रिवर्स अपने साथ कण लेकर आती है मिट्टी के या फिर चट्टानों के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एलिवियम होता है उसके अंदर, उन सभी से बनते हैं हमारे प्लेन्स. अबाउट 55% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस इज प्लेन्स. सो हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ के ऊपर जितनी भी लैंड एरियाज़ है, जितना ज़मीन है, उसका 55% एरियाज़ प्लेन्स हैं. और हमने पढ़ा था 45% एरिया क्या है? प्लेटोज़ हैं. नाउ ये जो आपको नज़र आ रहा है, इस तरह की ज़मीन होती है प्लेन्स, एकदम समतल ज़मीन जिसके ऊपर ग्रीनरी होती है, यानी पेड़ पौधे यहाँ पर अच्छे से ग्रो कर सकते हैं. यहाँ पर एग्रीकल्चर भी ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ की सोइल कैसी होती है? फर्टाइल होती है. जो प्लेन्स होते हैं उनकी सोइल हमेशा फर्टाइल होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है वहाँ पर, इसीलिए वहाँ पर पेड़ पौधे या एग्रीकल्चर अच्छे से हो पाता है. Now plains are usually well populated because the soil and terrain are good for farming. जो प्लेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सॉइल होती है वो फार्मिंग के लिए अच्छी होती है. सबसे पहली चीज़ तो ये. एंड द रोड्स एंड रेलवेज आर इजीली बिल्ट बिटवीन रूरल टाउन्स एंड सिटीज़. और जो रूरल टाउन्स होते हैं, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, तो उनके और सिटीज़ के बीच में जो रोड्स चाहिए होते हैं या रेलवे ट्रैक्स चाहिए होते हैं वो इजीली बन जाते हैं आसानी से. इसीलिए यहाँ पर ज़्यादातर लोग रहते हैं. बिकॉज ऑफ द फर्टाइल सॉइल एंड फ्लैट सरफेस द मीन्स फॉर इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर कैन ईजीली बी डेवलप्ड. सो फर्टाइल सॉइल की वजह से और फ्लैट सरफेस की वजह से यहाँ पर इरिगेशन के जो मीन्स है, एग्रीकल्चर आसानी से हो जाता है. क्योंकि जब बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, कोई ऊंची नीची ज़मीन नहीं है, तो हमें पानी भी वहाँ पर अच्छे से मिल पाएगा. और इरिगेशन की जितनी भी फैसिलिटीज़ होती है, बहुत सारे मेथड होते हैं इरिगेशन के लिए, जैसे हम कैनल्स बनाते हैं या डैम्स बनाते हैं, ये सब चीज़ें इजीली बन जाती है. इसीलिए यहाँ पर, और साथ ही फर्टाइल सॉइल भी होती है, तो ये सब एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है. अब एग्रीकल्चर होगा तो यहाँ पर फूड की प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी
और साथ ही यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज भी होंगे। सो इसीलिए हमें यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, लोग यहाँ पर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ की लाइफ इजी होती है एज़ कम्पेयर टू माउंटेन और प्लेटोज़। Therefore the plains are known as the food basket of the world। इसीलिए जो प्लेन्स होते हैं हम उन्हें वर्ल्ड की फूड बास्केट कहते हैं। फूड बास्केट क्यों कहलाएंगे? क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा तो फूड प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है, खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा उपलब्ध होगी, इसीलिए ये यहाँ की जो हमारी दुनिया है, वर्ल्ड है, उसके फूड बास्केट कहलाते हैं हमारे प्लेन्स। Moreover, because of the dense population, there are enough laborers for cultivation as well as for working in the industries। सो यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन है इसलिए यहाँ पर लेबरर्स भी इनफ रहते हैं कल्टीवेशन के लिए या फिर किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए, यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। Easy means of transportation on land and the growth of agriculture and industries in the plains have resulted in the setting up and expansion of cities and towns। So यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्ट का मतलब आपको पता है जो यातायात के साधन होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जैसे रेलवे, बसेस, ट्रक्स एट्सेट्रा, ऑटो रिक्शाज। सो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर इजीली हो जाता है क्योंकि यहाँ पर फ्लैट लैंड होता है और यहाँ पर एग्रीकल्चर की ग्रोथ भी अच्छी है और इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर अच्छे से डेवलप्ड हो जाती है। इन सभी रीजंस की वजह से यहाँ पर सिटीज़ का और टाउन्स का एक्सपेंशन बढ़ गया है, यानी यहाँ पर शहर और टाउन्स ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, उनमें नंबर में इंक्रीज़ आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शहर प्लेन्स पर बस रहे हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेन्स इन इंडिया इज़ द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ठीक है। जो प्लेन्स का एक एग्जाम्पल है इंडिया में, कौन से प्लेन्स होते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। नाउ टर्न द पेज एंड कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12 ऑफ योर बुक। सो प्लेन्स के बारे में हमने क्लियर कर लिया है, अब हम पढ़ेंगे अबाउट द रिवर बेसिन। रिवर बेसिन क्या होता है? वो एरिया जहाँ पर रिवर्स होती हैं, ठीक है, वो कहलाता है रिवर बेसिन। और आगे डिटेल में जानेंगे हम। रिवर बेसिन इज़ द एरिया ऑफ लैंड वेयर रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो। रिवर बेसिन वो एरिया होता है जहाँ पर कोई भी रिवर फ्लो करती है, यानी नदी बहती है, और साथ ही उसके ट्रिब्यूटरीज भी फ्लो करती है। ट्रिब्यूटरीज किसे कहते हैं हम? जो सहायक नदियाँ होती हैं उन्हें हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। एक बड़ी नदी होती है, सपोज गंगा एक बड़ी नदी है, अब वो किसी एरिया से बह रही है तो वो कहलाएगा रिवर बेसिन, गंगा का रिवर बेसिन। और साथ ही उसमें जो छोटी छोटी नदियाँ बहती हुई मिल जाती है तो वो कहलाएगी गंगा की ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। गंगा नदी के साथ जो और छोटी नदियाँ आकर मिल जाती है वो उसके ट्रिब्यूटरीज बन जाती है। सो जो एरिया जहाँ से गंगा नदी या ट्रिब्यूटरीज उसकी सहायक नदियाँ बहेंगी वो पूरा एरिया कहलाएगा रिवर बेसिन। The streams of water that flow on the surface of the earth are known as rivers। ठीक है, जो वाटर की स्ट्रीम्स जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर बहती है उन्हें हम रिवर्स कहते हैं, नदियाँ कहते हैं। बेसिकली जो पानी बहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो वो नदी बन जाता है। रिवर ऑफन ओरिजिनेटेड इन माउंटेन्स, फ्लो डाउन इन द प्लेन्स एंड फाइनली मर्ज इनटू द सी। सो रिवर्स, ज़्यादातर जो रिवर्स होती है वो कहाँ पर ओरिजिनेट होती है? वो माउंटेन से बनती है। क्यों? क्योंकि माउंटेन्स के ऊपर स्नो होती है, माउंटेन के ऊपर ठंड कितनी ज़्यादा होती है, तो जो माउंटेन्स की चोटियाँ होती है, उसकी पीक होती है, वो साल भर बर्फ़ से ढकी रहती है, उसके ऊपर स्नो कवर्ड रहती है। फिर जब सूरज की रोशनी उस स्नो के ऊपर पड़ती है तो धीरे धीरे वो बर्फ़ मेल्ट होती है, ठीक है, वो मेल्ट भी होती जाती है साथ में, और जब वो मेल्ट होकर पहाड़ से गिरती है तो वो धीरे धीरे एक नदी का रूप ले लेती है, एक रिवर बन जाती है। उसके बाद वो रिवर पहाड़ों से नीचे उतर कर आती है और प्लेन्स में जाती है, ठीक है, पहाड़ों से नीचे, जो जब बिल्कुल नीचे पहुंच जाएंगे हम बिल्कुल उसके बेसिस पर, तो वहाँ पर मिलेंगे हमें प्लेन्स। सो प्लेन से होती हुई वो नदियाँ फिर समुद्र में जाकर मिल जाती है। और प्लेन्स किससे बनते हैं? हमने पढ़ा है ना, जो नदियाँ अपने साथ बहुत सारे पार्टिकल्स लेकर आती हैं बहती हुई,
तो उनसे सबसे मिलकर प्लेन्स बनते हैं हमारे। और प्लेन्स की सोइल फर्टाइल क्यों होती है, वहाँ की मिट्टी इसीलिए उपजाऊ होती है ना, क्योंकि वहाँ से नदियाँ बहती हुई आती है। सो वहाँ के जो टेम्परेचर रहता है वो बिल्कुल ह्यूमिड भी रहता है, ठीक है, वहाँ पर मॉइस्चर अच्छा से होता है, इसीलिए वहाँ की सोइल फर्टाइल होती है। और फिर वो नदियाँ धीरे धीरे प्लेन से गुजरती हुई सी के अंदर चली जाती है, समुद्र में जाकर मिल जाती है। Some rivers are perennial that flow throughout the year, for example गंगा, यमुना etc. So कुछ नदियाँ तो ऐसी होती है जो पूरे साल ही बहती रहती है, जैसे कि गंगा, यमुना। While some rivers are seasonal that flow only in the rainy season like Luni River of Western Rajasthan. और कुछ नदियाँ ऐसी होती है जो सीजनल होती है, यानी जब रेनी सीज़न आता है, बारिश का मौसम, तभी वो नदियाँ बहती है, जैसे कि लूनी रिवर ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। अब राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है, राजस्थान का हॉट और ड्राई क्लाइमेट है। तो जब रेनी सीज़न नहीं होता है या तेज़ गर्मी पड़ती है तो जो लूनी नदी है वो सूख जाती है, उसका बहाव कम हो जाता है, उसमें पानी कम हो जाता है, इसीलिए वो बहती नहीं है। और जो गंगा यमुना जैसी नदियाँ हैं तो वो बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, वो पूरे साल बहती रहती है। तो जो हमेशा बहती रहती है थ्रू आउट द ईयर, ऐसी नदियों को, ऐसे रिवर्स को हम कहते हैं पेरेनियल रिवर्स। और जो रेनी सीजन में ही फ्लो करती हैं, ऐसी नदियों को कहते हैं हम सीजनल रिवर्स। Now, Ganga basin is one such example of river basin which is drained by river Ganga and its tributaries. So, गंगा बेसिन जो है वो एक एग्जाम्पल है रिवर्स के बेसिन का, कि रिवर बेसिन किसे कहते हैं, जो कि ड्रेन्ड होता रहता है गंगा रिवर से और साथ ही उसके ट्रिब्यूटरीज से, ठीक है। जो पूरे साल गंगा नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज बहती रहती है तो वो एरिया कहलाएगा रिवर बेसिन। लेट्स नाउ सी नो मोर, यानी और ज़्यादा जानकारी आपको देते हैं। डू यू नो वॉट वी कॉल द प्लेस सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स? दिस प्लेस इज कॉल्ड अ पेनिसुला, फॉर एग्जाम्पल सदर्न इंडिया। क्या आपको पता है कि जो भी लैंड या जो ज़मीन 3 तरफ से 3 साइड से पानी से घिरी हुई रहती है उसे हम क्या कहते हैं, वो कहलाता है एक पेनिसुला, ठीक है। उस ज़मीन के टुकड़े को या उस लैंड के एरिया को हम कहते हैं पेनिसुला। जैसे कि हमारा सदर्न इंडिया, आप लोगों ने इंडिया का मैप देखा है। इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, ठीक है, जो साउथ वाला हिस्सा है, वहाँ पर आपने देखा होगा एक कोन शेप में है वो एरिया, ट्राइंगल जैसे शेप में है, और उसके 3 साइड वाटर बॉडीज़ है। एज यू ऑल नो, एक तरफ है बे ऑफ बंगाल और दूसरी साइड है उसके अरेबियन सी, ठीक है, और नीचे आता है उसके इंडियन ओशन। इस तरह से वो 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। ऐसा एरियाज जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ रहता है उसे हम कहते हैं पेनिसुला। तो हमारा जो साउथ इंडिया है, जो सदर्न इंडिया है, वो एक पेनिसुला है। गॉट इट एवरीवन? नाउ सीज एंड कोस्टल प्लेन्स। सीज का मतलब आपको पता ही है, समुद्र को कहते हैं हम सी, और कोस्टल प्लेन्स किसे कहेंगे हम? प्लेन्स के बारे में हमने पढ़ा है, जो समतल ज़मीन होती है, जिसकी फर्टाइल सॉइल होती है, वो प्लेन्स होते हैं। कोस्टल प्लेन्स किसे कहेंगे? कोस्ट के पास जो प्लेन्स है वो कोस्टल प्लेन्स कहलाएंगे। अब कोस्ट का मतलब होता है किनारा, ये तो आपको पता ही होगा, यानी जब ज़मीन पानी से मिलती है तो उसका तट बनता है, वहाँ पर किनारा बनता है। जितने भी प्लेन्स किनारे पर आते हैं या किसी भी बड़ी वाटर बॉडी के पास में हैं, जैसे समुद्र के पास है अगर कोई प्लेन्स, तो वो कहलाएंगे कोस्टल प्लेन्स। A sea is a large body of salty water which is partly or wholly surrounded by land. Sea क्या होता है? एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी होती है जिसके अंदर सॉल्टी वाटर होता है, नमकीन पानी होता है, और वो पार्टली सराउंडेड रहता है लैंड से, यानी वो ज़मीन से उसका किनारा टच होता है, वो लैंड से घिरा हुआ रहता है पार्टली, यानी अलग अलग हिस्सों में। अगर हम एक जगह से खड़े होकर देखेंगे समुद्र को तो हमें दूर दूर तक वो नज़र ही नहीं आएगा उसका किनारा, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है और हमारी आइज़ इतनी दूर तक नहीं देख सकती है, हमारी आई साइड इतनी ज़्यादा दूर नहीं देख सकती हैं। ये पार्टली जो लैंड से कवर्ड रहता है, ये सराउंडेड रहता है। द Many small seas form large bodies of water known as oceans. और जो बहुत छोटे छोटे सीज होते हैं, छोटे छोटे जो समुद्र हैं, अगर उन्हें साथ में मिला दिया जाए
तो वो एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी बनाते हैं जिसे कहते हैं हम ओशन। ओशन कितने हैं हमारे वर्ल्ड में? 5 ओशन हैं। एज यू ऑल नो, आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा हुआ है। 5 ओशंस हैं। कौन कौन से? इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, सदर्न ओशन है। ठीक है, इस तरह से 5 ओशंस हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में। सो ये ओशंस क्या है? ये बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं। एक ओशन के अंदर कई सारे सीज आ सकते हैं, कई सारे समुद्र आ सकते हैं। और ओशंस को हम हिंदी में कहते हैं महासागर, यानी बहुत सारे सागर से जो मिलकर बना है वो है महासागर। सो द मेन 4 ओशन ऑन द अर्थ आर, और अर्थ के ऊपर जो मेन 4 ओशंस हैं, हमने वैसे 5 ओशंस पढ़े हैं लेकिन मेनली 4 ओशंस माने जाते हैं, जो कि है द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन एंड द आर्कटिक ओशन। सो किड्स, ये जो 4 ओशंस हैं ये मेन 4 ओशंस हैं। इसके अंदर सदर्न ओशन को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। द सीज एंड ओशंस हैव अ वर्ल्ड ऑफ देयर own that is rich in life। जो सीज और ओशंस होते हैं, ठीक है, उनकी खुद की अलग दुनिया होती है। उनके अंदर लाइफ की रिचनेस होती है, क्योंकि समुद्र के अंदर या ओशंस के अंदर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। बहुत सारे तरह की, बहुत सारी स्पेशीज़ होती है एनिमल्स की, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं, और वहाँ पर रहने वाले लोगों की लाइफ भी अलग होती है। So the sea is an essential aspect of human trade, travel, mineral extraction and power generation। जो सीज होते हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल यानी ज़रूरी एस्पेक्ट है ह्यूमन के लिए, जो कि ट्रेड, ट्रैवल, मिनरल एक्सट्रैक्शन और पावर जनरेशन, इन सब चीज़ों से रिलेट करती है। द लैंड नियर द सी इज़ कॉल्ड इट्स कोस्ट। जो ज़मीन सी के या समुद्र के पास होती है वो उसकी कोस्ट कहलाती है, उसका किनारा कहलाती है। द प्लेसेस situated in the coastal areas are great tourist hubs। और जो जगह कोस्टल एरियाज़ के पास होती है वो टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी जगह मानी जाती है। As there is abundance of marine life in the sea, fishing is the main occupation of people living here। Agriculture is also practiced here but on a small scale। So यहाँ पर बहुत सारी जो एक्वेटिक लाइफ है, बहुत सारी स्पेशीज़ समुद्र के अंदर पाई जाती है, फिशेज़ होती है और भी अदर एनिमल्स होते हैं। सो इसीलिए यहाँ पर जो फ़िशिंग है मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का, वो इसी से अपनी जो लाइवलीहुड है उसे गेन करते हैं, उनकी जीवन शैली इसी पर आधार रहती है। फ़िशिंग यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है, और एग्रीकल्चर भी यहाँ पर होता है लेकिन स्मॉल स्केल पर, यानी कम एग्रीकल्चर होता है, खेती कम होती है और फिशिंग ज़्यादा होती है। अब हम पढ़ेंगे अबाउट दी आइलैंड्स। आइलैंड्स के बारे में आप सभी को पता होगा किसे कहते हैं। समुद्र के बीच में आपने देखा होगा कहीं पर ज़मीन उठी हुई होती है बीचों बीच, ठीक है, तो वो जो उठी हुई ज़मीन का हिस्सा होता है, एक छोटा पार्ट लैंड का जो पानी से घिरा हुआ होता है चारों ओर से, उसे हम कहते हैं आइलैंड। एन एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल 4 साइड्स इज कॉल्ड एन आइलैंड। एक एरिया, किसी ज़मीन का एरिया जो कि चारों ओर से पानी से घिरा रहता है, ऐसे एरिया को हम कहते हैं आइलैंड। एन आइलैंड कैन बी लोकेटेड इन रिवर्स, लेक्स, सीज और ओशंस एंड इज़ एन अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन। सो आइलैंड्स कहीं पर भी होते हैं, रिवर में भी हो सकते हैं, लेक्स में भी हो सकते हैं, सी में भी हमें दिखाई दे सकते हैं, या बड़े बड़े ओशंस में भी हमें आइलैंड्स नज़र आ जाते हैं। सो ये टूरिस्ट के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है, यानी घूमने की अच्छी जगह होती है आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर एन एग्जाम्पल ऑफ आइलैंड्स सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो हैं वो एक एग्जाम्पल है जो बे ऑफ बंगाल के अंदर आइलैंड सिचुएटेड हैं, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वहाँ पर, जिनके पूरे ग्रुप को नाम दिया गया है, एक आइलैंड का ग्रुप है, यानी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ग्रुप में, और वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आपने देखा होगा वो कहाँ पर है, वो है बे ऑफ बंगाल में, जो इंडिया के ईस्ट साइड में है। इन फैक्ट द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑल्सो नोन एज आइलैंड। और जो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक कॉन्टिनेंट है, हमने पढ़ा था 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं हमारे वर्ल्ड में, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, वो भी एक आइलैंड माना जाता है। ठीक है, आइलैंड ज़रूरी नहीं है छोटे लैंड्स हो या छोटे साइज़ में हो, उनका साइज़ बहुत बड़ा भी हो सकता है। एक कॉन्टिनेंट भी एक आइलैंड की फॉर्म में हो सकता है, एक आइलैंड कहला सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। सो जो भी एरिया चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होगा वो आइलैंड कहलाएगा। आइलैंड आर यूजुअली फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। आइलैंड्स किस वजह से बनते हैं? वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बनते हैं। हमारी जो अर्थ की कोर होती है मेंटल, वहाँ पर बहुत सारे मॉल्टन रॉक्स होते हैं, यानी पिघली हुई चट्टानें होती हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर बहुत हाई रहता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से चट्टानें पिघली रहती हैं, मैग्मा की फॉर्म में वो कलेक्टेड रहती है। और जब वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है, यानी अर्थ के अंदर टेम्परेचर हाई होता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक भी आ सकते हैं, या फिर जो वॉल्केनिक एरप्शन होता है वो भी हो सकता है, उन्हीं चीज़ों की वजह से, उन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से बनते हैं आइलैंड्स। A large group of islands close to each other form an archipelago। ठीक है, सो एक बहुत बड़ा ग्रुप अलग अलग आइलैंड्स का जो एक दूसरे से नज़दीक हो। ठीक है, आइलैंड का एक ग्रुप और दूसरे आइलैंड का दूसरा ग्रुप, यानी उसमें भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं और पहले वाले ग्रुप में भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं। अगर वो दोनों ग्रुप एक दूसरे के नज़दीक होते हैं तो उसे हम कहते हैं आर्किप्लागो। द लक्षद्वीप आइलैंड आर एन एग्जाम्पल ऑफ एन आर्किप्लागो। जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो एग्जाम्पल है आर्किप्लागो की। द लार्जेस्ट आर्किप्लागो इन द वर्ल्ड इज इंडोनेशिया, वेयर एज मजूली आइलैंड। जो सबसे बड़ा आर्किप्लागो है वर्ल्ड के अंदर वो है इंडोनेशिया में। ठीक है, और जो है मजूली आइलैंड ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम इज़ द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। असम में है ये, जो कि लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है वर्ल्ड के अंदर। So all the above mentioned landforms collectively add to the beauty of the earth, and all such variation in the physical feature of the earth's surface are an integral part of the biosphere of the earth। ऊपर हमने जितने भी तरह के लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा, अगर कलेक्टिवली हम देखें तो ये सब लैंडफॉर्म्स मिलकर अर्थ की ब्यूटी को बढ़ाते हैं, उसके फिज़िकल फीचर्स के अंदर वेरिएशन देते हैं, अलग अलग वैरायटी मिलती है हमें अर्थ के ऊपर उसके फिज़िकल फीचर्स के अंदर। अर्थ के सरफेस के ऊपर ये जो बायोस्फीयर लेयर होती है, जिसके अंदर सभी चीज़ें यानी कि लाइफ एग्जिस्ट करती है, साथ ही एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर भी एग्जिस्ट करता है। इन सब चीज़ों से हमारी जो अर्थ है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है, साथ ही उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी भी हमें देखने को मिलती है। किड्स, अब यहाँ पर एक क्विक रिविजन एक्सरसाइज दी गई है आपको। फिल इन द ब्लैंक्स हैं यहाँ पर। इसका जो फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन ए, फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कि फर्स्ट सेंटेंस है, प्लेटोज आर ऑल्सो कोल्ड। प्लेटोज को हम क्या कहते हैं? आई गेस टैबलेट्स। ओके, राइट। प्लेटोज का दूसरा नाम क्या है? टैबलेट्स। यू हैव टू राइट डाउन दीज वर्ड्स। फर्स्ट में आप फिल करेंगे टैबलेट्स। सेकंड है हमारे, प्लेटोज कवर अप्रोक्सीमेटली डैश ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस। हमारी जो अर्थ के ऊपर लैंड सरफेस है उसका कितना पार्ट प्लेटोज ने कवर कर रखा है? जो 45% हिस्सा है वो है हमारे प्लेटोज। हम लिखेंगे 45%। फिर थर्ड सेंटेंस है, प्लेन्स आर नोन एज द डैश ऑफ द वर्ल्ड। प्लेन्स को हम वर्ल्ड की क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं प्लेन्स? ये कहलाते हैं वर्ल्ड के फूड बास्केट। ओके, हम इसे प्लेन्स को कहते हैं फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। आप यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टैबलेट,
ओके, टैबलैंड लिखेंगे TABLAND। और लिखेंगे प्लेटोस कितना पार्ट कवर कर रखा है, 45%। साथ ही हम देखेंगे प्लेन्स को हम क्या कहते हैं, फूड बास्केट, FOOD, फूड, BASKET, बास्केट, फूड बास्केट। फोर्थ सेंटेंस है हमारा, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट प्लेटोज आर। जो वर्ल्ड के हाईएस्ट प्लेटोज हैं ज़्यादातर, वो क्या हैं, तो वो है डेजर्ट। ठीक है, सबसे ऊंचे जो प्लेटोज होते हैं ज़्यादातर वो है डेजर्ट, यानी बंजर ज़मीन है वहाँ पर। और फिफ्थ है, द लैंड नियर द सी इज़ कॉल्ड इट्स। जो ज़मीन सी के या समुद्र के नज़दीक होती है वो उसका क्या कहलाती है, कोस्ट, किनारा कहलाती है। हम लिखेंगे COAST, कोस्ट। ओके, नाउ लुक ट्रू एंड फॉल्स। सेकंड एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज B। आपको सही स्टेटमेंट के सामने T लिखना है और रॉन्ग स्टेटमेंट के सामने आपको F लिखना है। अ सी इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ स्वीट वाटर। सी एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी होती है जिसके अंदर स्वीट वाटर होता है, दिस इज़ फॉल्स। ओके, F मेंशन करेंगे हम इसमें, क्योंकि सी के अंदर स्वीट वाटर नहीं होता है, सॉल्टी वाटर होता है। अब हम देखेंगे हमारा सेकंड सेंटेंस, रिवर्स ओरिजिनेट ओनली इन माउंटेन्स। रिवर्स जो है वो माउंटेन्स से ओरिजिनेट होती है। सो दिस इज फॉल्स। ओके, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है रिवर्स ओरिजिनेट ओनली इन माउंटेन, तो ऐसा नहीं है कि रिवर्स सिर्फ और सिर्फ माउंटेन से ही ओरिजिनेट होती है। कुछ सीजनल रिवर्स जो कि प्लेटोज में पाई जाती है, तो वो उनका जो ओरिजिनेशन होता है वो रिवर्स रेन पर डिपेंड करता है। जब बारिश होती है तो वो नदियाँ भर जाती है और बहती है, और जब बारिश नहीं होती है तो वो नदियाँ सूख जाती हैं। सो सभी नदियाँ माउंटेन से ओरिजिनेट नहीं होती हैं। ऑफन रिवर्स यानी कुछ कुछ रिवर्स, ज़्यादातर रिवर्स जो है वो माउंटेन्स में ओरिजिनेट होती है, अदरवाइज और बाकी जो रेस्ट ऑफ रिवर्स होती हैं वो रेन से भी ओरिजिनेट होती हैं। सो सेकंड में भी हम F लिखेंगे। थर्ड है हमारा, सम रिवर्स आर सीजनल एंड फ्लो ओनली इन द रेनी सीजन। कुछ रिवर्स सीजनल होती है और सिर्फ रेनी सीजन में ही फ्लो करती है, ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। सो हम थर्ड में लिखेंगे T। फिर फोर्थ सेंटेंस देखिए, इंडोनेशिया इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। इंडोनेशिया जो है वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट आइलैंड है। सो दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, क्योंकि वो लार्जेस्ट आइलैंड नहीं है, वो है आर्किपेलागो का एक एग्जाम्पल, यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसीलिए हम यहाँ पर F लिखेंगे। और फिफ्थ है हमारा, द लक्षद्वीप आइलैंड आर एन एग्जाम्पल ऑफ एन आर्किपेलागो। जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है वो आर्किपेलागो के एक एग्जाम्पल है, दिस इज़ ट्रू। ठीक है, यहाँ पर हम T लिखेंगे इसके सामने, फिफ्थ सेंटेंस के सामने। तो ये जो हमारे रिवीजन एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है, और आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको ये चैप्टर फिर से रीड करना है दोबारा, और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स खुद सर्च करने की कोशिश करनी है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करेंगे, बट यू हैव टू डू योर ओन। ठीक है, पहले आपको खुद सर्च करने हैं सारे क्वेश्चन आंसर्स, और बाद में हम इन्हें आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय एवरीवन।